सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इसके एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में महिमा जी की सच्चाई दिखाने के लिए निशा बोलती है कि मैं कहना नहीं, मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, जो तुमने सालों से छुपा रखी है, लेकिन अब और नहीं छुपा पाओगी। जिस पर महिमा जी बोलती हैं, क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो। अब इसके आगे थोड़ी देर के बाद निशा बोलती है, थोड़ी देर के बाद होश तो सबके ठिकाने नहीं रहेंगे। ये बात निशा उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है और किसी को बुलाते हुए बोलती है, अंदर आ जाइए। निशा के बुलाने पर अनन्या अंदर आती है और उसके साथ कोई और भी था। उसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं महिमा जी का घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो इंसान हूबहू महिमा जी की तरह थी, जो इस वक्त व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। बस उसका शरीर दुबला पतला था और सिलवटों से भरा हुआ था। इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से उनकी ये हालत हो गई थी। वो इंसान मुस्कुराते हुए बोलती है, कैसी हो मेरी छोटी बहन, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? और फिर थोड़ा सा रुक रुक कर गुस्से से, आएगी भी कैसे, तूने मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। मुझे तो तूने अपनी मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपनी सच्चाई सामने आने और असली महिमा जी को अपने सामने देखते ही नकली महिमा जी, जो असल में महिमा जी नहीं उनकी बहन थी, वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती हुई बोलती है, हो कौन तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की? जिस पर महिमा जी, जो असली वाली महिमा जी होती हैं, वो बोलती, अरे वाह, याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है तुम्हारी। जिसकी जगह रहकर इतने सालों से जी रही हो उसे ही नहीं पहचाननी, सीधा पहचानने से इनकार कर दिया। मान गए, क्या एक्टिंग करती हो। अनन्या भी एक स्माइल करती है और क्लैपिंग करने लगती है। जिस पर वो नकली महिमा जी बोलती है, बकवास बंद करो अपनी। तो महिमा जी बोलती है, इतना गुस्सा, सच ही कहा था किसी ने, सच हमेशा कड़वा होता है। जिसके बाद से अंजलि और निशा आगे बोलती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कड़वा है, कहकर निशा बेचारगी भरी निगाहों से महिमा जी को देखने लगती है। ये सुनकर महिमा जी की नकली महिमा जी खा जाने वाले नज़रों से निशा को घूरने लगती हैं और फिर बोलती हैं, ये सब तुम लोगों की चाल है ना मुझे फंसाने की। जिस पर निशा अपने कंधों को उचकाते हुए बोलती हैं, हम भला क्यों किसी को फंसाने लगे। सारी सच्चाई सामने आने पर भी जो नकली वाली महिमा जी होती है, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को बचाएं। वो मानवी के पास जाकर झूठे आंसू बहाने लगती है और बोलती है, मानवी मैं सच कह रही हूँ, मैं ही तुम्हारी दादी हूँ। ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मेरी जगह मेरे इस हम शक्ल को देना चाहते हैं। जिस पर मानवी स्माइल करते हुए बोलती है, अभी तो आप मुझे मानवी मान ही नहीं रही थी, तो अब कैसे मान लिया। ये सुनकर नकली महिमा जी की बोलती बंद हो जाती है। उसे ऐसे देखकर मानवी के फेस पर एक बिनिंग स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, चलो ये सब छोड़ो, मान लेते हैं कि आप असली दादी हैं। ये सुनकर वो नकली महिमा जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन आगे की बात सुनकर उनके फेस पर 12 बज जाते हैं। मानवी आगे बोलती है, फिर प्रूव करो कि आप ही मेरी दादी हो। वो नकली महिमा जी बोलती है, लेकिन मैं ये कैसे करूं? तो अनन्या चिढ़ते हुए लहजे में बोलती है, अबे नाटक ही कर रही है ना, तुझे शर्म नहीं आती। जिस पर निशा बोरियत भरे शब्दों में कहती है, शर्म तो आए या ना आए। तभी अंजलि कहती है, आई, ये सब छोड़ो तनिक, ये देखो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इसी के साथ वहाँ लगी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है। ये वीडियो उस दिन की थी जब नकली महिमा जी असली महिमा जी से मिलने गई थी। अनन्या और अंजलि ने इसे रिकॉर्ड किया था और आज ये उनके काम भी आ गई थी। वीडियो खत्म हुई और महिमा जी की नकली महिमा जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी, जिस पर निशा महिमा जी को देखते हुए बोलती है, अब आप क्या कहेंगी दादी जी? तो वो बोलती है, अब कहने के लिए बचा ही क्या है, जो ये कहे। मानवी नफरत भरी निगाहों से नकली महिमा जी को देखते हुए कहती है और फिर कुछ खोई हुई से बोलती है, इस इंसान की वजह से बहुत कुछ खोया है मैंने। उसके बाद से वहाँ एकदम शांति आ जाती है। तभी अचानक से नकली महिमा जी हंसने लगती हैं। उनकी हंसी बहुत ज़्यादा अजीब थी। सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तभी अंजलि उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, लगता है सदमे की वजह से इनका दिमाग हिल गया है। वहीं नकली महिमा जी हंसना बंद करके मानवी से बोलती है, तूने लेट कर दिया मानवी, अपनी दादी को बचा लिया लेकिन अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा पाई। ये सुनकर मानवी आरू को देखती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मानवी के दिल में एक अजीब सी टिस सी उठती है। वो आरू के आंसू पोंछते हुए बोलती है, पागल, रो क्यों रही है? शादी हो गई है तो डिवोर्स भी हो जाएगा। मानवी की बात सुनकर आरू का चेहरा खिल जाता है। वहीं जो दूल्हे के गेटअप में था, वो ये सुनकर सेहरा उतारकर आरू की तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता ब्रो। शादी ही क्यों कराई जब डिवोर्स ही करना था तो। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं अब अपनी आरू से अलग नहीं रह सकता। कहकर वो आरू को जोर से हग कर लेता है, लेकिन जैसे कि कोई उसे उससे छीन न ले। ईशानी जो अपने सामने देख आरू को जैसे स्टैचू ही बन गई थी, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वहीं ईशान की ये हरकत मानवी को हंसने पर मजबूर कर देती है। वहीं बाकी सब भी हैरानी से ईशान को देख रहे थे। निशा, अनन्या और अंजलि को छोड़, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मानवी आरू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन ईशान यहाँ कैसे कब आया, इस बारे में उन्हें भी नहीं पता था। वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, तेरे कहने से क्या होता है? अगर मेरी बहन इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। यह सुनकर ईशान आरू को देखने लगता है, जो भूत बने खड़ी हुई थी। ईशान आरू से अलग होकर आरू के फेस को अपने हाथ में थामकर उसकी आंखों में प्यार से देख के बोलता है, आरू, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? जिस पर आरू बिना किसी भाव के ईशान की आंखों में देखकर बोलती है, अगर मैं कहूँ मुझे इस रिश्ते। ये सुनकर ईशान को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। कहकर वो आरू से अलग हो जाता है और इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। वो आरू के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे मुंह फेरकर खड़ा हो जाता है। सभी हैरानी से आरू को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरू ऐसा कुछ कहेगी। निशा कुछ कहने वाली होती है, तभी आरू की बात सुनकर वो चुप हो जाती है। आरू बोलती है, मैं तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी। ये कहते हुए आरू की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि वो कितनी तड़पी है ईशान के लिए, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। प्यार तो बहुत है, लेकिन नाराज़गी भी थी। इतने सालों तक ईशान ने उसकी कोई खबर नहीं ली थी और आज वो उसके सामने उसका पति बन के खड़ा था। जितनी खुशी थी उतनी नाराज़गी भी थी, जो जायज़ भी थी।
वहीं ईशान जब आरू की बातें सुनता है तो वो पीछे मुड़कर आरू को देखकर नासमझी से बोलता है, मतलब। तभी ईशानी जो कब से चुपचाप खड़ी थी वो मुस्कुराते हुए ईशान से बोलती है, मतलब शादी बन गई, उम्र कैद की सजा। ये सुनकर ईशान आरू को देखता है जो आंखों में नमी और होठों पे मुस्कान लिए खड़ी थी। ईशान उसे एक झटके के साथ अपनी बाहों में भर लेता है और खुश होते कहता है, थैंक यू आरू, मुझे माफ़ करने के लिए। आरू कसमसाते हुए बोलती है, मैंने माफ़ किया है। कब? बस हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। जिस पर ईशान आरू से थोड़ा अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलता है, तुमने मुझे मौका दिया वही काफ़ी है। मैं तुम्हें अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आरू कुछ नहीं कहती, वो बस अपनी पलकें झुका लेती है। ये देखकर ईशान की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। वो गहराई से आरू के माथे पर किस करता है। ये महसूस करके आरू का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिस पर मानवी गले को साफ करते हुए बोलती है, कुछ तो शर्म कर लो बरखुरदार, हम सब भी है यहाँ। ये सुनकर आरू शर्माकर ईशान को धक्का देकर खुद से दूर कर पास में खड़े मानवी के गले लग जाती है। सब ये देखकर सब हंसने लगते हैं। वहीं ईशान का तो मुंह बन गया था। ये देख ईशान उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, ट्विंस कैसी लगे शादी के लड्डू। जिस पर ईशानी भी सावी की तरफ इशारा कर देती है, मेरा छोड़ अपना देख, तेरी वाली तेरे ऊपर बम की तरह फटेगी। लेकिन उसके फेस पर कुछ खास भाव ठीक नहीं थे। वो चुपचाप वहां पे खड़ी थी। निशा के पास खड़ी सावी, जिसने इस वक्त सिंपल वाइट कलर की अनारकली सूट पहन रखा था, वो ईशानी को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये देखकर ईशानी घबराहट से अपना थूक खटक लेती है। उसका ये रिएक्शन देखकर ईशान के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। तभी अनीता मेहता, जिसके जो कि आरू का पहला फियांसे था, उसकी मम्मी, जिसका उनका नाम मैंने अनीता मेहता बताया था, आप लोगों को अगर याद हो तो, वो बोलती हैं, अपना ये फैमिली ड्रामा बाद में करते रहना, कोई मुझे बताएगा मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर अनन्या मुंह बनाते हुए बोरियत से बोलती है, पड़ा होगा कहीं बेवड़ा। ये सुनकर अनीता मेहता उसे घूरने लगती हैं। वहीं अविनाश मेहता कुछ सोचकर ईशान को देखकर बोलते हैं, तुम तो मेरे बेटे के दोस्त हो ना, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी अनन्या कहती है, कैसा दोस्त? कि मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक नाटक कर रहा था अपनी आरू की जिंदगी बचाने के लिए। दरअसल इतने दिनों से अनन्या मेहता फैमिली के साथ रह रही थी। उसने अभी से दोस्ती करके उसकी शादी में शामिल होना चाहती थी, जो कि वो हो भी गई थी। और जो अभी था वो एक शराबी था। इस बात का फायदा अनन्या ने उठाया और उसने अभी को इतनी शराब पिलाई कि वो नशे से टल्ली होकर बेहोश हो गया। और सॉरी और ईशान उसकी जगह दूल्हा बन गया था। तो चलो, अनन्या बोलती है, तो चलो अब तमाशा खत्म हुआ, सब जाओ अपने अपने घर। तभी अविनाश मेहता और अनीता मेहता भी वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने घर चले जाते हैं। और इन सब का फ़ायदा उठाकर गेस्ट के साथ जो नकली क्या नाम था, महिमा जी होती हैं, वो भी निकल जाती हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती हैं तो उनके सामने पुलिस खड़ी थी। वो अचानक पुलिस को देखती है और 2 कदम पीछे खिसक जाती हैं। वो घबराते हुए पीछे मुड़ती हैं तो सभी उन्हें ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी। इस वक्त वो नकली महिमा जी बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई थी ना। वो कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसी ही हालत थी उनकी। वहीं
नकली महिमा जी को देखकर मानवी मुस्कुराते बोलती है, बहुत सिली खुली हवा में, अब जेल में चक्की पीसने का वक्त आ गया है। इसी के साथ दो पुलिस कर्मी आगे आते हैं और उनके हाथों में हथकड़ी पहना के वहाँ से लगभग उन्हें घसीटते हुए लेकर जाते हैं। तभी आरू की मम्मा उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मानवी को अच्छे से पता था वो क्या कहना चाहती थी, इसलिए मानवी नाव में गर्दन हिला देती है। चाची, नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो बोलती है, ज़रूरत कैसे नहीं है मानवी, हर गुनाह करने वाले को सज़ा भुगतनी ही पड़ती है, फिर मैं क्यों नहीं। उन्होंने तो मानवी से बोला था गुनाह करने वाले को सज़ा मिलती है, लेकिन आपने कोई गुनाह ही नहीं किया। आपने तो जो भी किया मजबूरी में किया। अगर आप नहीं होती तो शायद हमें कभी सच का पता ही नहीं लगता। इसलिए खबरदार खुद को गुनहगार कहा तो। मानवी उन्हें घूरते हुए कहती है और फिर पुलिस को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। जाते हुए महिमा जी बौखलाई हुई और गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम लोग को कभी चैन से जीने नहीं दे सकती। ऐसे ही वो बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। वहीं आरू की मम्मी आंखों में आंसू भरे मानवी को देख रही थी। मानवी उनके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होनी होगी, नो रोना धोना, ओके। जिस पर वो भी मानवी को देखते हुए बोलती है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो मानवी, मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, सिवाय दर्द के मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। तो मानवी मुस्कुराते हुए बोलती है, शिकायतें तो बहुत हैं, जो अब आप अपने ढेर सारे प्यार और केयर से दूर कर देंगी। जिस पर वो भी मानवी को अपने गले लगा लेती है और बोलती है, मेरा बच्चा। आज सालों बाद मानवी को अपनी चाची से मिल रहा उनका प्यार मिल रहा था। वो बहुत खुश थी। उसकी नज़र निशा पर गई जो नम आंखों से उन्हें ही देख रही थी। मानवी इशारे से उसे अपने पास बुलाती है और एक साइड से उसे हग कर लेती है। सभी बाधाओं और मुश्किलों को पार करके आखिरकार आज सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं महिमा जी और बाकियों के फेस पर भी स्माइल थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।